आपने अक्सर सुना होगा, भारत में आर्थिक विकास के लिए बेरोजगारी समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल बेरोजगारी न केवल किसी देश के विकास को प्रभावित करती है, बल्कि आप देखेंगे कि आम लोगों के जीवन को भी सीधे सीधे प्रभावित करती है। वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देश कमोवेश बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दुनिया की जनसंख्या तो मानो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उसी तुलना में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। और बेरोजगारी के मामले में बात की जाए अपने भारत की, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सीएमआईई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% पर पहुंच गई है, जबकि ये जो कि पिछले 16 महीने के उच्च स्तर पर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शहरी बेरोजगारी दर नवंबर 2022 के 8.96% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 10.09% हो गई है। बात करें अगर ग्रामीण बेरोजगारी दर की, तो इस अवधि में 7.55% से घटकर 7.44% हो गई है। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में गंभीर स्थिति अभी भी बनी हुई है, जो कि देश के लिए एक चिंताजनक विषय है। अगर राज्यों की बात की जाए तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे दिसंबर 2022 में आप देखेंगे कि हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़कर 37.4% हो गई, और इसके बाद राजस्थान में ये दर 28.5%, दिल्ली में 20.8% पर पहुंच गई थी। और इस प्रकार देश में बेरोजगारी की सर्वाधिक उच्च दर कहाँ देखने को मिली है? हरियाणा में। जबकि कुछ राज्यों में बेरोजगारी की बात की जाए तो बिहार में 19.1%, झारखंड में 18.0%, जम्मू कश्मीर में वहीं 14.8% है, और बात करें त्रिपुरा में तो 14.3% बेरोजगारी है। वहीं कुछ राज्यों में स्थिति अभी काफी अच्छी बनी हुई है। जानना चाहेंगे जैसे कौन कौन से राज्य हैं? तो जैसे ओडिशा में बेरोजगारी दर 0.9%, गुजरात में 2.3%, कर्नाटक में 2.5%, वहीं मेघालय में 2.7% है। और इस प्रकार इन राज्यों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम थोड़ा मंथन करेंगे, जानेंगे कि ये बेरोजगारी होती क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। मगर सबसे पहले बेरोजगारी के बारे में तो जान लेते हैं। चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब एक व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेरोजगार व्यक्ति को श्रम बल का एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए और उसे लाभकारी काम की तलाश में होना चाहिए। बेरोजगारी की परिभाषा में वे लोग शामिल नहीं होते जो सेवानिवृत्ति, उच्च शिक्षा और अक्षमता जैसे कारणों से काम छोड़ देते हैं। अगर अब हम श्रम बल की बात करें, तो इसके अंतर्गत 15 से 65 वर्ष की आयु के वे लोग शामिल होते हैं जो काम करने की क्षमता रखते हैं। मतलब श्रम बल के अंतर्गत काम करने की क्षमता रखने वाले बेरोजगार और रोजगार में शामिल दोनों प्रकार के लोगों को शामिल किया गया है। वहीं बेरोजगारी दर की यदि बात की जाए तो उन श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेरोजगार है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेरोजगारी एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है। क्यों? क्योंकि ये श्रमिकों के लाभप्रद काम प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने की क्षमता को दिखाता है। और इस प्रकार से अधिक बेरोजगारी का क्या अर्थ है? यानी कम आर्थिक उत्पादन। साथ ही अगर बेरोजगारी लगातार लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो ये अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट का संकेत दे सकती है, और यहाँ तक कि ये सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का कारण भी बन सकती है। दूसरी ओर अगर कम बेरोजगारी को आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। हालांकि बेरोजगारी की बहुत कम दर के भी कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि और कम उत्पादकता। अत्यधिक कम बेरोजगारी की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए श्रमिकों की कमी हो जाती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। और इस प्रकार अत्यधिक बेरोजगारी और बहुत कम बेरोजगारी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होते हैं। लिहाजा बेरोजगारी के स्तर पर एक मध्यम स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सदैव
अच्छी मानी जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मध्यम स्थिति क्या होती है, या यूं कहें कि किसी भी देश में बेरोजगारी दर कितनी होनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था के लिए सदैव उत्तम साबित हो और अर्थव्यवस्था में वृद्धि सुनिश्चित करे। तो आइए अब हम इसे भी जान लेते हैं। असल में क्या होता है कि श्रम सांख्यिकी ब्यूरो कई प्रकार की बेरोजगारी दरों को तय करता है और इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी तय की गई हैं। लेकिन आमतौर पर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में 3% से 5% के बीच जो बेरोजगारी दर है उसको अच्छा माना गया है। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ती है, फलस्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता रहता है। तो इस प्रकार लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। इसका फायदा देश को एक शिक्षित और कुशल श्रमिकों के रूप में मिलता है जो देश में सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। चलिए तो अब सवाल हम ये उठाते हैं कि बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाया जाए या कैसे पता किया जाए कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है भी या नहीं। दरअसल एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 3 आधार पर भारत में बेरोजगारी को मापता है। तो इनमें से सबसे पहले है दैनिक स्थिति बेरोजगार। इसके तहत एक व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति को एक संदर्भ सप्ताह में प्रत्येक दिन के आधार पर मापा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास दिन के 1 घंटे के लिए भी कोई लाभकारी काम नहीं है तो उसे उस दिन के लिए ही बेरोजगार कहा जाता है। वहीं दूसरा क्या है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगार। इसके तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड को शामिल कर लिया जाता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले सप्ताह के किसी भी दिन 1 भी घंटे के लिए लाभकारी काम नहीं था या वे बेरोजगार थे। जबकि तीसरा क्या है, सामान्य स्थिति बेरोजगार। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके तहत उन व्यक्तियों का अनुमान लगाया जाता है जो साल के 365 दिन के दौरान बेरोजगार थे या उनके पास कोई लाभकारी काम नहीं था। तो बेरोजगारी की माप के बाद आइए अब हम थोड़ा समझते हैं कि भारत में क्या स्थिति है भाई बेरोजगारी की। आइए समझते हैं उनके कारणों को। तो भारत में जाति व्यवस्था बड़े पैमाने पर उपस्थित है। इसका प्रभाव तो देश के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि किसी निजी संस्था में गेटकीपर से लेकर सरकार में मंत्री तक की सभी की नियुक्ति में जाति व्यवस्था अहम भूमिका निभाती है। इससे कई मामलों में योग्य उम्मीदवारों को काम नहीं दिया जाता बल्कि एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों को काम में ले लिया जाता है। तो ये बेरोजगारी को जन्म देता है। एक्चुअली भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और आर्थिक विकास की दर बहुत धीमी है। साथ ही इसकी तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस प्रकार ये धीमी वृद्धि दर बढ़ती आबादी को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात बढ़ता है, लेकिन जब विकास और आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता और वे बेरोजगारी के जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। यदि अब हम बात करें कृषि की तो भारत में कृषि अभी भी अविकसित अवस्था में है। दरअसल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि गतिविधियां मौसमी होने के कारण किसानों के पास कुछ ही महीनों के लिए ही काम होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे फसल बुआई कटाई के समय तो किसानों के पास पर्याप्त काम रहता है, लेकिन साल के शेष महीनों में वे बेरोजगार रहते हैं। साथ ही भारत में जरूरत से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं जिससे प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है और इस प्रकार वे काम की अवधि में बेरोजगार रहते हैं। साथ ही सिंचाई के साधनों का अभाव कृषि को बरसात पर निर्भर बनाता है, जिसकी वजह से किसान साल में 1 या 2 फसल की ही उपज कर पाता है और शेष अवधि में वह बेरोजगार रहता है। अब आप देखेंगे कि भारत में औद्योगिक विकास की दर अन्य देशों की तुलना में काफी धीमी है। कोविड-19 की बात अगर की जाए तो कोविड-19 के कारण इसमें और भी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में 12.5% खनन और उत्खनन में 14.3%, निर्माण क्षेत्र में 10.7% की वृद्धि होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार के अवसर काफी कम है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है। देश में निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी है और जो पूंजी उपलब्ध भी है उसे विवेकपूर्ण तरीके से निवेश नहीं किया गया है।
दरअसल पूंजी का सृजन बचत पर निर्भर करता है, जबकि देश में बचत अपर्याप्त है और बचत और निवेश की कमी के कारण ही पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाए हैं। और इस प्रकार बेरोजगारी तो बढ़ती ही है, साथ ही हमें निवेश के लिए अन्य देशों की ओर भी देखना पड़ जाता है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देश में शिक्षा व्यवस्था वर्तमान औद्योगिक जरूरतों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। कंपनियों को जब उनकी जरूरत के अनुरूप श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, तो इससे शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है और यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक होती जाती है। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी जब वे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसका खामियाजा न केवल पूरे परिवार को बल्कि देश को भी भुगतना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधन उपलब्ध न होना अल्प रोजगार का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसी स्थिति भी देखी जाती है कि बिजली, कोयला और कच्चे माल की कमी के कारण साल भर उत्पादन नहीं हो पाता है। इससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और इसके अलावा ऐसी स्थिति में उद्योगों द्वारा श्रमिकों की छटनी भी करनी पड़ती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। कड़े कानून, अपर्याप्त साधन, कम ढांचागत वित्तीय और बाजार लिंकेज आदि छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जबकि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कुल रोजगार का लगभग 45% एमएसएमई सेक्टर से ही आता है और इसलिए प्रभाव भी सबसे अधिक यही देखने को मिलते हैं। फिर सवाल ये है कि इसके प्रभाव क्या है? तो चलिए अब हम बेरोजगारी के प्रभावों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। बेरोजगारी के बढ़ने से देश की व्यक्तिगत आय में कमी होती है, जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। इसके चलते देश में गरीबी की समस्या बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होती है। और बेरोजगारी के कारण सरकार को अतिरिक्त उधारी का बोझ झेलना पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी उत्पादन में कमी लाती है और लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कम खपत का कारण भी बनती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मांग की कमी देखी जा सकती है और उत्पादन को कम करती है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इससे भयंकर सामाजिक समस्याएं उभर सकती हैं। जैसे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा घरेलू हिंसा जैसी बड़ी समस्याएं बढ़ती हैं। साथ ही बेरोजगार व्यक्ति असामाजिक तत्वों के बहकावे में आसानी से आ सकते हैं। इससे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से उनका विश्वास उठ जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि बेरोजगार लोग ड्रग्स और शराब के आदी हो जाते हैं और आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिससे देश के मानव संसाधनों को नुकसान होता है। बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि संसाधन उत्पादन करने के लिए या फिर संसाधन उत्पन्न करने के लिए लाभकारी रूप से नियोजित किए जा सकने वाला कार्यबल वास्तव में शेष कामकाजी आबादी पर निर्भर हो जाता है और इस प्रकार देश के लिए सामाजिक आर्थिक लागत बढ़ जाती है। ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी में 1% की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 2% की कमी आती है और इस प्रकार से बेरोजगारी दर जितनी कम होगी, जीडीपी उतनी ही अधिक होगी। देश में ब्रेन ड्रेन की एक अन्य समस्या है, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से खुद को जोड़ी हुई है। जब एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार या फिर क्षमता के अनुरूप अगर रोजगार नहीं मिलता, तो वह रोजगार की तलाश में अन्य देशों में चला जाता है, जिससे देश के एक शिक्षित दिमाग को हम खो देते हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि देश में पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक अन्य देशों के विकास में अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि इससे निजात पाने के उपाय क्या हो सकते हैं? आइए उसको समझते हैं अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहले सरकार को देश की जनसंख्या को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की भी आवश्यकता है। छात्रों को वर्तमान उद्योगों की जरूरत के अनुसार स्किल प्रदान करनी होगी। साथ ही योग्य श्रमिकों को रोजगार देना होगा, ताकि उसकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। और इसी बीच में मनरेगा के अंतर्गत और अधिक रोजगार सृजित करने होंगे। साथ ही श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी भी बढ़ानी होगी, ताकि मनरेगा श्रमिक अपना जीवन स्तर अच्छे से सुधार सके। अब बात करते हैं कि इसके अलावा एमएसएमई और अन्य उद्योगों के लिए
पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही एमएसएमई के लिए उचित समय पर फंड उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में एमएसएमई फंड की कमी की वजह से दम तोड़ देते हैं। साथ ही सरकार को स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, ताकि वे नौकरी की तलाश में इधर उधर ना भटके, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले जिम्मेदार नागरिक बने। उधर किसानों को कृषि में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इस दृष्टिकोण से कृषि को क्लाइमेट रिसिलिएंट बनाया जा सकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि गैर उत्पादक बिल्कुल ना बने। जनता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना लाभदायक हो सकता है, उन्हें एक निवेशक के रूप में आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार देश बेरोजगारी के जंजाल से बाहर निकलकर रोजगार के अवसर सृजित करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को बदल सकता है। तो अब समझते हैं कि भारत सरकार ने भी बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ तो कदम उठाए हैं। तो वो क्या कदम है, आइए समझते हैं। जैसे 1979 में आपको याद होगा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना TRYSEM शुरू की। वहीं 1980 में IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अप्रैल में 1989 में जवाहर रोजगार योजना, 2006 में मनरेगा, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वहीं 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना और इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, ताकि देश में क्या हो, बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जा सके। लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हुए हैं और सरकार को अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या का समय रहते निदान करना होगा, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अगर युवा आबादी का भरपूर फायदा देश के विकास में सुनिश्चित करना होगा, तो इस आबादी को समय पर रोजगार देने होंगे, अन्यथा यही युवा आबादी सरकार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकती है। तो आइए इसी के साथ आज इस विषय पर आधारित एक सवाल को नोट करते हैं। सवाल ये है कि भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को स्पष्ट कीजिए, साथ ही से निपटने के उपाय भी सुझाइए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।